हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। यूपी के लखीमपुर में मृतक किसानों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 50-50 लाख मुआवजा दिए जाने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने यह मांग रखी है कि बस्तर के सिलगेर गोलीकांड में मारे गए आदिवासी और भूख कुपोषण से पंडो आदिवासियों की मौत के मामले में भी परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में सभी मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भाजपा ने सवाल किया कि क्या दूसरे प्रदेशों में किसान की मौत पर प्रदेश सरकार इतना ही मुआवजा देगी, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लखीमपुर की घटना को किसी भी दूसरी घटना से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने अन्नदाताओं को कुचला है। इसके साथ ही उन्होंने रमन सिंह पर यह सवाल भी उठाया कि रमन सिंह कभी सिलगेर या नक्सल घटना के बाद पीड़ितों से मिलने नहीं गए, जबकि हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सिलगेर गए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले पर भाजपा केवल राजनीति करना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्हें उनकी सरकार ने कितना मुआवजा दिया, ये वो बताएं। लखीमपुर की जो घटना है उससे किसी घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। किस प्रकार से अन्नदाताओं को रौंदा, और सिलगेर में जो पीड़ित परिवार है उससे कभी बात की है क्या रमन सिंह जी या धर्मलाल कौशिक ने बात की? हाँ, मैंने बात की है, मैंने बात की, वर्चुअल बात की, टेलीफोन से बात की, बुला के बात की। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे मुआवजा, नहीं बात की, नौकरी की बात उन्होंने नहीं की। और ये लोग जबरदस्ती का आंदोलन कर रहे हैं केवल अपने राजनीति चमकाने के लिए। 15 सालों में लगभग 15,000 से ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या किए। क्या उनको कोई मुआवजा राशि दी गई? क्या उनको साथ में दी गई? क्या हमारी सरकार की नीतियां किसानों के साथ है? जो वहाँ के किसानों को दिया गया है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में सरासर अन्याय है। और हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने किसान की मृत्यु हुई है इनके कार्यकाल में, उन सबको 50-50 लाख रुपए उसके परिवार को मिलना चाहिए। सिलगेर की जो घटना हुई है उनको 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने आकाओं को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश की सैर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें एक बार फिर छत्तीसगढ़ के नेताओं को तवज्जो मिली है। प्रदेश के 4 बड़े नेताओं को कार्य समिति में जगह मिली। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सांसद सरोज पांडे, विधायक अजय चंद्राकर और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को बतौर सदस्य कार्य समिति में जगह दी गई है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिलासपुर सांसद अरुण साव को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा की कार्य समिति में कुल 80 सदस्य हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के साहू समाज से आने वाले सांसद अरुण साव ने इस नियुक्ति पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर बड़ा विश्वास जताया है। कवर्धा में 2 पक्षों का विवाद धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कल जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल कवर्धा पहुंचे थे, तो वहीं आज भाटापारा से बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा घटनाक्रम में गिरफ्तार लोगों से मिलने कवर्धा पहुंचे, लेकिन कलेक्टर ने शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें शहर के बाहर ही नेशनल हाईवे 30 पर प्रशासन ने रोक लिया। शर्मा ने कलेक्टर रमेश शर्मा से फोन पर चर्चा भी की। बैरिकेड्स लगाकर रोके जाने के बाद शिवरतन शर्मा सड़क पर ही धरने पर बैठे। उन्होंने राज्य सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए आईजी विवेकानंद सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कराने की जिद की। वहीं दशरंगपुर चौकी में आईजी विवेकानंद सिन्हा के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई है। शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हमारे जेल में बंद है उन कार्यकर्ताओं से मिलने जाएंगे। हमने एक दिन पूर्व सूचना दे दी थी जिला प्रशासन को। प्रशासन का हमको कोई जवाब नहीं आया। आज हम मिलने आए हैं तो हमको यहाँ रोका जा रहा है। आईजी अगर नेता टाइप बयान दे
तो कांग्रेस के कार्यकर्ता टाइप बयान, तो यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम आईजी कर रहे हैं। हम आईजी के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। प्रदेश में डटकर और जमकर सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल बीते कुछ महीनों से बार बार उठा, लगातार उठा, और वहीं कभी सत्तारूढ़ दल के विधायकों की दिल्ली दौड़ तो कभी अपनों की ही आलोचना। हालिया दौर में कयासों और अटकलों के बाजार में अभी मामला शांत भी न हुआ और एक नया आरोप और उस पर जमकर सियासी वार नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिस पर विपक्ष हमलावर है। वहीं बड़ी बात ये कि मंत्री जी की वकालत की है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, जिससे सियासी गलियारों में नई चर्चाएं चल पड़ी हैं। हालिया दौर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तस्वीर रायपुर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियां बनी। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई। बीजेपी को भी सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने का मौका मिला। मौजूदा हालात पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी शांत भी न हुआ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और नया विवाद सामने आया। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह, चंद्रदेव राय, यूडी मिंज, गुलाब कमरो और इंदर शाह मंडावी समेत कई विधायकों ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप लगाया। बुधवार को इस मामले पर कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। नाराज विधायकों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया तक से करने की बात कही। दूसरी तरफ अपनी ही विधायकों के आरोपों से घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बचाव में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सामने आए। सिंहदेव ने कहा कि ट्रांसफर पर फिलहाल बैन लगा है, ऐसे में इस पर सवाल खड़े करना समझ से परे। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई अपने घर की सार्वजनिक तौर पर यूं नीलामी करेगा तो इसका फायदा विपक्ष जरूर उठाएगा। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार का वातावरण ऐसा उत्पन्न करें। और रही ट्रांसफर की बात, तो ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहे हैं, और जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जो समिति है, प्रमुख सचिव उसमें बैठते हैं, तो इन लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वरना ट्रांसफर पे तो बैन है। उनकी भावना है, उनकी भावना को हो जाने। जी, पिछले बार भी आपको टारगेट किए थे, अभी फिर से टारगेट। वो ट्रांसफर वाला मामला रहता है, क्योंकि प्रतिबंध है और ट्रांसफर मंत्री भी कोई नहीं कर सकता, तो ये समन्वय में जाता है, समन्वय से ट्रांसफर होते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायकों के बीच इस नए विवाद की खबर के बाद बीजेपी ने फौरन इस मौके को लपका। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार के सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार जारी है। अब तो कांग्रेस विधायकों के आरोप से ये साबित भी हो गया कि सरकार का केवल एक ही काम है, पैसे की उगाही करना। पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस बात को हम बोल रहे थे, यकीन नहीं हो रहा था, अब कांग्रेस के लोग खुद बोलने लगे हैं। अभी एक मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कल दूसरे मंत्री के खिलाफ बोलेंगे। चलो, मैं कांग्रेसियों को कम से कम इतना तो धन्यवाद देता हूं कि आपको सद्बुद्धि आई है कि अपने सरकार के मंत्री के खिलाफ में आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायक शिक्षा मंत्री का घेराव कर चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि सरगुजा संभाग से आने वाले डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी हैं, और ऐसे में कांग्रेस विधायकों का उनके खिलाफ मोर्चा खोलना बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे गया। अब सवाल ये कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस नए विवाद से लाभ कौन उठा रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे आज भिलाई की मैत्री नगर स्थित अपने निवास में अचानक गिरकर घायल हो गई। उन्हें पांव और कमर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से भिलाई से रायपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर लाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर यह ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। बताया जा रहा है कि अपने घर में पांव फिसलने से घायल हुई और भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल रायपुर ले जाने की सलाह दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसद सरोज पांडे के घर से रायपुर के अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तत्काल उन्हें रायपुर एम्स लाने के निर्देश दिए। उन्हें रायपुर लाया गया है और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
तो अपने घर में आज सांसद सरोज पांडे फिसलकर गिर गईं, जिसके बाद मल्टीपल फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर उन्हें रायपुर रेफर किया गया सेक्टर 9 हॉस्पिटल से, जिसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर उनके निवास से लेकर रायपुर एम्स तक बनाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और एम्स में इस वक्त उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर पहुंचकर जीर्णोद्धार कार्यों और चंदखुरी तालाब के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करते हुए कहा कि सब राम को अलग अलग रूप में देखते हैं। कुछ लोगों के लिए राम केवल वोट है, उनके सहारे कई लोग वैतरणी पार करना चाहते हैं। चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी के मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग राम को भांजा राम, वनवासी राम, गांधी के राम, कबीर के राम, तुलसी के राम और शबरी के राम के रूप में देखते हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, जिनके मुंह से मरते समय भी राम का ही नाम निकला था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 15 साल के शासन में इस संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सरकार इन स्थानों को संवार कर नई पहचान देने की कोशिश कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में माता कौशल्या और राम की पूजा की और फिर भगवान राम की एक 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल 3 बसों में सवार होकर चंदखुरी पहुंचा। राम को जिस रूप में आप देखें उस रूप में दिखाई पड़ते हैं। राम को अलग अलग रूप में देखा, किसी ने निराकार रूप में, किसी साकार में, सगुण में भी देखे, निर्गुण में भी देखे। तुलसी ने सगुण में देखा तो कबीर ने निर्गुण में भी देखा। तो राम को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई कुछ लोग है वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं, तो उनका राम वोट दिलाने वाला राम है। रायपुर के चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण का सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी स्टार जैन ने। भगवान राम से जुड़े पर्यटन स्थलों को देश के मानचित्र पर लाने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना बनाई गई, जिसका शुभारंभ किया गया है। चंदखुरी स्थित कौशल्या मंदिर से इसका शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा आयोजन राम के लिए किया गया आज, भगवान राम के लिए कौशल्या मंदिर से। आप ये कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार और उसका विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण किया गया, जिसके लोकार्पण हुआ। पूरा राममय हो गया था आज, पूरा माहौल। बिल्कुल, राम कण कण में बसे हैं, हमके जीवन में हैं, लोक संस्कृति में, लोकगीत में, हम सबके बीच। पर्यटन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, जो आपकी कल्पना भी है छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिले, खासकर धार्मिक पर्यटन को। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इससे पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। देखिए, ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ किया है और साफ बता रहे हैं कि इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी और इसके साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। नवरात्रि में रास गरबा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रायपुर कलेक्टर ने इस बार गरबा के आयोजन के लिए सशर्त अनुमति दी है। गरबा के आयोजन के लिए प्रशासन की ओर से अलग से गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब रास गरबा का आयोजन रात 10 बजे तक किया जा सकेगा। जिस मैदान में रास गरबा होगा वहां की क्षमता से आधे लोगों को ही इसमें बुलाया जा सकेगा। वहीं बड़े मैदानों में भी लोगों की संख्या अधिकतम 200 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। गरबा में केवल वही लोग शामिल हो सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही गरबा करते वक्त और मैदान में मौजूद सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। साथ ही गरबा में आने वालों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज कर थर्मल स्कैनिंग भी करनी होगी। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा गरबे के दौरान 2 लोगों के बीच 2 मीटर की दूरी रखने को भी अनिवार्य किया गया है। गरबा पंडालों में प्रवेश और निकासी का रास्ता अलग अलग होगा, जिससे टच फ्री मोड का पालन किया जा सके। रुक करेंगे खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जशपुर से। DO SN पांडा को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आत्मानंद स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का यह पूरा मामला। आत्मानंद स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया गया है। नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव की ये कार्रवाई है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है जशपुर का है, जहां की अपर सचिव ने एस.एम. पांडे वीओ को निलंबित किया है और वहीं शिक्षक भर्ती का ये जो प्रक्रिया था, सारे प्रक्रिया पे रोक लगा दिया गया है। फिर से नई पद्धति से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल इन्हें आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। जी निशांत, लेकिन जिस तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया है, तो क्या इससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? क्योंकि एक नई विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद फिर भर्ती होगी, नियुक्ति होगी, इसमें काफी वक्त लगेगा। जी देखिए, शिक्षा की बात करें तो जशपुर जिले में विडंबना है कि शिक्षा को लेकर कहीं पर शिक्षक नहीं है। तो इससे पहले भी IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाया था कि फरसाद बहार ब्लॉक में शिक्षक के भरोसे नहीं बल्कि रसोइया के भरोसे स्कूल में पाठशाला चलती थी, भगवान भरोसे ही शिक्षा दी जाती थी। फिलहाल अब जो है कि इस पे निलंबन की कार्यवाही जो हुई है, इसके बाद सोचनीय विषय ये है कि अब जो है कि शिक्षकों की भर्ती निरस्त की गई है, तो अब विद्यार्थियों पे जो असर पड़ेगा ये तो फिलहाल सोचनीय विषय है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। निलंबित ADG GP सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। उनसे जुड़े मामलों की अंतिम सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 10 नवंबर को तय की गई है। रायपुर में दर्ज आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और भिलाई में कारोबारी से वसूली के मामलों में अब एक साथ सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने GP सिंह की गिरफ्तारी पर 6 दिन पहले ही रोक हटा दी है। राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हाई कोर्ट को 8 सप्ताह का समय दिया है। गौरतलब है कि भिलाई के स्मृति नगर चौकी में करीब 2 महीने पहले एक कारोबारी ने FIR दर्ज कराई थी कि झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर GP सिंह ने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे। घबराकर उन्होंने 20 लाख रुपए दिए भी थे। वहीं इस मामले में केस दर्ज होते ही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए GP सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह के केस को भी GP सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।